हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बच्चों हमने स्टार्ट किया था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है उसको हमने स्टडी कर लिया था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों कंप्लीट कीजिए। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है या जो स्टेटमेंट था उसकी हमने स्टडी कर ली थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन, आइदर यू कैन से एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर कहीं भी कोई एक्शन होगी तो उसके अपोजिट क्या होती है? एक रिएक्शन होती है। इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल था वो मैंने आपको क्लियर किया था, लाइक अपना वॉकिंग प्रोसेस। अगर मान लो हम वॉक कर पा रहे हैं तो ऑल बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक वो बोट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर बोट से हम क्या करते हैं? बाहर जंप करते हैं, देन बोट क्या होती है? अगर वाटर में है तो क्या होती है? बैकवर्ड मूव करती है। क्लियर है? अब वहीं से स्टडी करते हैं और देखो बच्चों अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। मोमेंटम क्या होता है? एनी मास मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। क्लियर है? एंड कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले शायद आपने प्रीवियस क्लासेज में एनर्जी कंजर्वेशन की स्टडी की होगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मीनिंग क्या है कि मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कंजर्व होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंजर्व का मीनिंग हो गया मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम विल बी सेम, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू डेल्टा P बाई T। मान लो कोई भी जो फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? अब यहां से देखिए बच्चों, F क्या है यहाँ पे? किसी भी सिस्टम पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे अप्लाई नहीं किया, सो वी कैन राइट, देखो K डेल्टा P बाई T इज इक्वल टू 0। यहां से K और T यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा P इज इक्वल टू 0, और डेल्टा P का मीनिंग क्या है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू 0 एंड वी कैन राइट P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। इसका मीनिंग क्या हो गया? मोमेंटम जो है वो क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो गया। तो ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मोमेंटम इज कांस्टेंट, आइदर यू कैन से कंजर्व्ड। ओके, तो याद रखो किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कब होगा? when the net external force on the system is 0। ठीक है,
जब भी सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल 0 होगा देन इट्स मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखो इसको प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। ओके, लेट वी हैव टू बॉल्स, बॉल 1 एंड बॉल 2। mass of ball 1 is m1 and mass of ball 2 is m2. Initial velocity of ball 1 is u1 and initial velocity of u2 of ball b2 is u2। ठीक है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी है u1 और सेकेंड बॉल की वेलोसिटी कितनी है u2। ओके, देखो बच्चों इनिशियली ये दोनों बॉल मूव कर रही थी। अब आपको एक कंडीशन गिवन है, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर जो फर्स्ट बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, क्या होगा बच्चों, ये पीछे वाली जो बॉल है ये फास्ट है, फास्ट होगी तो क्या होगी, इससे कोलिजन होगी। ठीक है, कोलिजन होगी यहाँ पे। तो देखो ये जो सिचुएशन है ये क्या है, बिफोर कोलिजन। तो इसे हम लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन। क्लियर? नाउ अब दोनों बॉल में क्या होगी, कोलिजन हुई, बॉल 1 एंड बॉल 2। अब यहां देखिए बच्चों मास तो सेम रहेगा m1 m2। हमने इसे कंसिडर किया कि दोनों बॉल जो है उसमें कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, मतलब मास जो है पहले अगर मान लो फर्स्ट बॉल का m1 है तो बाद में भी कितना है m1। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है बच्चों ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। अब आप एक चीज देखिए, अगर दोनों बॉल में कोलिजन हो रही है तो ये जो फर्स्ट बॉल है ये क्या करेगी, सेकंड बॉल पे फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी इन दिस डायरेक्शन। व्हाई, बिकॉज ये जो फर्स्ट वाली बॉल है ये क्या हो रही है, फास्टली मूव कर रही है। तो अगर ये फास्टली मूव कर रही है तो इस फ्रंट बॉल को क्या करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। सो ये फोर्स कितना है, F1। F1 is the force acted by ball 1 on ball 2। अब ये बॉल जब स्लो है तो इसकी वजह से जो फोर्स क्या होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लेट दैट फोर्स इज F2। F2 is the force on ball 1 acted by ball 2। क्लियर है? अब हमें पता है यहां जब दोनों में कोलिजन हो रही है दोनों बॉल में, तो आप खुद लॉजिकली सोचिए बच्चों, क्या हमने बाहर से कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, नहीं। जो भी फोर्स है इन बॉल्स का इंटरनल फोर्स है। आया समझ में? जो भी फोर्स इनके बीच में एक्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। क्लियर है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। आया समझ में? और अगर यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स वाली कंडीशन है देन वी कैन अप्लाई इट this equation। okay, now let we consider after the collision velocity of ball 1 becomes v1 and velocity of ball 2 becomes v2। हमें पता नहीं है v1 v2 की वैल्यू हमें जनरली फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो देखो यहां हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम सो वी कैन राइट F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्स कितना है, 0। तो दोनों फोर्स जो है इनका सम कितना हो गया, 0। सो वी कैन राइट F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस F2। F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, देखो यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सेटिस्फाई हो गया। दोनों बॉल में क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है। तो जो भी फोर्स है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल कैसे हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, F1 इज इक्वल टू F2 एंड वाई अपोजिट बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन। क्लियर है? ओके, नाउ वी कैन राइट वैल्यू ऑफ F1। F1 इसको क्या लिखेंगे बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है?
अब यहाँ देखिए F1 फोर्स क्या है, F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय बॉल 1 ऑन बॉल 2। तो सेकंड बॉल जो है वो क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे m2 इंटू a2। क्लियर है। सिमिलरली क्या हो गया यहाँ पे माइनस F2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय बॉल 2 ऑन बॉल 1। तो जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल पे जब फोर्स अप्लाई करेगी तो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट बॉल कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट बॉल पे मास लगा एंड इसका एक्सेलरेशन कंसीडर किया हमने a1। ओके, नाउ वी कैन राइट वैल्यू ऑफ a2। देखो यहां से m2 a2 सेकंड बॉल का क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कि वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। लेट टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द कोलिजन इज टी। क्लियर। सो वी कैन राइट a2 क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी। सेकेंड बॉल की यही वेलोसिटी थी, इज इक्वल टू माइनस m1, a1 कितना होगा v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। ओके, नाउ t will be cancel out। now we can write देखो इस m2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली m1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन राइट m2 v2 क्लियर माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ क्या है m2 u2 और यहाँ क्या है m1 u1। तो m1 जो u1 वाला पार्ट उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है इधर क्या हो गया पॉजिटिव। सो वी कैन राइट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट, ये तो क्या हो गया फाइनल मोमेंटम, और ये क्या हो गया बच्चों दोनों बॉल का इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मीनिंग क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन, एंड फाइनल मोमेंटम का मीनिंग क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। क्लियर है। ओके, सो वी कैन राइट P final is equal to P initial either m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये इस फॉर्मेट में लिख दिया कि मैक्सिमम बच्चे इसको इसी फॉर्मेट में याद रखते हैं। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। और ये बच्चों इसका हमने प्रूफ कर लिया है, वाई मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। वो क्यों कंजर्व होता है, जब भी किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा देन इट्स मोमेंटम विल बी कंजर्व। क्लियर है। और ये वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल कोलिजन। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी याद रखनी है। जब अपना प्रॉपर 11th क्लास स्टार्ट होगा बच्चों, तो यूँ मान लीजिए ये जो कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट है, कोलिजन वाला कंसेप्ट है, ये जेई एज वेल एज नीट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आया समझ में। वहाँ पे एक इक्वेशन ऑलवेज ये यूज होगी मोमेंटम कंजर्वेशन की, भले वो कोई से भी टाइप की कोलिजन हो। ठीक है, कोलिजन के टाइप्स होते हैं इलास्टिक, इन इलास्टिक, वो जब हम स्टार्ट करेंगे 11th वहाँ स्टडी करेंगे। आया समझ में। तो ये आपको याद रखना है कि मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है किसी भी सिस्टम का। अब इससे रिलेटेड एक कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी ये बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है,
देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट वी हैव अ बॉल हैविंग मास 10 kg moving with initial velocity 10 meter per second, okay, ball 1, and there is one another ball having mass 4 kg and velocity 6 meter per second. Clear? Now after the collision, if velocity of ball 1, ठीक है, बॉल 1 का मास आपको गिवन है 10 kg, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल 2। बिल्कुल बेसिक लेवल है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो इक्वेशन गिवन है इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये सीखना है कि कोई भी फॉर्मूला जो है उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू बॉल्स, बॉल 1 एंड बॉल 2, इनिशियल वेलोसिटी आइदर यू कैन से वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड मासेस आर गिवन, एंड आफ्टर कोलिजन आपको एक बॉल की वेलोसिटी गिवन है, सेकंड बॉल की आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। सभी बच्चे स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से सोल्व कीजिए, ठीक है, और जैसे आप कंप्लीट करो बाद में स्क्रीन को स्टार्ट करो और मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच करो, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसे क्या होगा, सबसे पहले तो कोलिजन वाला कंसेप्ट है, इट मीन्स क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंड अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा देन वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन क्या हो गई, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्लियर। m1 u1 10 इंटू 10 प्लस m2 u2 4 इंटू 6 इज इक्वल टू m1 v1 10 इंटू 4 प्लस m2 v2 4 इंटू फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट, फाइनल वेलोसिटी में कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ 10 इंटू 10 100 प्लस 24 इज इक्वल टू 40 प्लस 4v2, ओके। 124 इज इक्वल टू 40 प्लस 4v2, नाउ 4v2 इज इक्वल टू 124 माइनस 40, ओके। 4v2 इज इक्वल टू 124 माइनस 40 84, so the value of v2 will be 84 by 4 21 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, ठीक है। तो जब भी आपको बॉल्स की कोलिजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गिवन हो आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको। इससे रिलेटेड सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। लेट वी हैव अ बुलेट हैविंग मास 200 ग्राम, एक बुलेट है बच्चों और उसका मास कितना है 200 ग्राम, ठीक है। एंड हैविंग वेलोसिटी आइदर यू कैन से मूविंग विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, बुलेट जो है 500 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एंड देयर इज ए बॉक्स हैविंग मास 2 kg, having mass 2 kg and initially it is at rest। ये बॉक्स इसमें बच्चों रेस्ट में है, ठीक है। और बुलेट कितनी स्पीड से आ रही है 500 मीटर पर सेकंड से, और बॉक्स इसमें रेस्ट में है। अब क्या हुआ, ये जो बुलेट है, ठीक है, बुलेट और बॉक्स से इसमें क्या हुई, कोलिजन हुई, और बुलेट जो बच्चों ऐसे बॉक्स में फिक्स हो गई है।
क्लियर। अब हमें ये बताना है कि जब बुलेट बॉक्स में फिक्स हो जाएगी तो देखो हमें ये पता है कि जैसे बुलेट ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो बॉक्स क्या होगा, स्लाइडली मूवमेंट करेगा, और अगर स्लाइडली मूवमेंट करेगा सो द बुलेट एंड बॉक्स दिस सिस्टम विल कैरी सम वेलोसिटी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आपको इस सिस्टम की वेलोसिटी फाइंड करनी है जब ये बुलेट जो है इस सिस्टम के इनसाइड फिक्स हो गई है। क्लियर है, सभी ट्राई करेंगे स्क्रीन पॉज करके। देखिए कंसेप्ट क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों, बिकॉज जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, हमने थोड़ी ना अपना हाथ लगा के बॉक्स को मूव किया है। क्लियर है, आया समझ में। तो देखो सिंपल सा क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, नाउ m1 मास ऑफ बुलेट। देखो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि बुलेट का जो मास है वो हमें गिवन है ग्राम में, एंड ये जो बॉक्स है बॉक्स का मास हमें किसमें गिवन है, केजी में। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। उन 95% में जो यूनिट्स होती है बच्चों वो आपको ऐसा यूनिट ही लेनी होती है। क्लियर है, तो ऐसा ही सिस्टम में तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मास m1 है इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है देन डिवाइडेड बाई 1000। नाउ 2 0 विल कैंसिल आउट, 2/10 कितना हो गया, 1/5। ठीक है, या फिर 2/10 कितना हो गया, 0.2 kg, 0.2 kg। क्लियर। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं, मास m1 कितना हो गया बच्चों, 0.2 इंटू u1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट इट इज 500 प्लस m2 मास ऑफ बॉक्स 2 इंटू u2 कितना होगा, इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, मतलब कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। नाउ आफ्टर कोलिजन, अब देखो बच्चों कोलिजन के बाद ये बॉक्स प्लस बुलेट दोनों सिस्टम क्या हो रहा है, एक साथ मूव कर रहा है। आया समझ में, दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसे मान लीजिए आप एक बस में बैठे हो और बस किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, तो ये आपको एक लॉजिक से पता लग गया बच्चों, कॉमन सेंस से। क्या होगा, अगर बस जो है v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है तो आपकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v होगी। वाई, बिकॉज यू आर सिटिंग इनसाइड द बस। आप अगर बस के इनसाइड बैठे हो तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो क्या हो गया, मास m1 मास ऑफ बुलेट 0.2 इंटू v1, इसको हमने कंसिडर कर लिया v, प्लस m2 मास ऑफ बॉक्स इंटू वेलोसिटी v। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड बॉक्स विल रिमेन सेम। ओके, नाउ अब यहां से देखिए ये कितना हो गया, 500 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ गया। क्लियर है, ये कितना हो गया, 100 हो गया है, प्लस ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू, देखो 0.2 प्लस 2 2.2v। क्लियर, हम अब क्या करेंगे, 2.2v इज इक्वल टू 100, v इज इक्वल टू 100 बाई 2.2। इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे देन ऊपर क्या हो गया, 1000 डिवाइड बाई 22। नाउ आप इसको कट कर दो, कितने से, 2 से कर दो, तो 500 डिवाइड बाई 11 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो फर्दर इसको सोल्व कर सकते हो। पहले क्या होगा, 4 टाइम्स जाएगा, देन कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, लगभग 45 और समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए, कहीं भी डाउट हो तो आप आपकी जो लाइव क्लास चलती है उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ अगर आपको वीडियो लेक्चर में जो भी डाउट रहता है तो आप जो आपकी लाइव क्लास रेगुलर चल रही है
वहाँ आप उसमें उसको कंटिन्यू कर सकते हो, आपको डाउट जो वो क्लियर कर सकते हो। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम बाकी क्लास में करते भी रहेंगे, ठीक है। एक अब क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हो, यहाँ पे वेरियस क्वेश्चन बन सकते हो बच्चों। जैसे मान लो हमने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी है, लेट वी हैव टू बॉल्स, वन बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड अनदर बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग मास m1 एंड m2। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगर मान लो हमने इस डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट को बच्चों पॉजिटिव कंसिडर किया है, सो देन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन विल बी कंसिडर एज नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। बस यहाँ जैसे मान लो आप बिफोर कोलिजन क्या लिख रहे हो, आप मोमेंटम लिख रहे हो m1 u1 प्लस m2 u2, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2, वाई माइनस, माइनस क्यों, बिकॉज ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर कंसेप्ट आया समझ में, तो आप ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में करवाया भी था, जैसे मान लो एक वॉल है और यहाँ पे एक बॉल किसी सर्टेन एंगल थीटा पे इंसिडेंट हो रही है, ये जो कंपोनेंट्स में जो हम ब्रेक करते हैं या कोई भी जो वेक्टर उसको हम रिजोल्व करते हैं उसे कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर है। तो वो मैंने आपको करना लास्ट क्लास में सिखा दिया था और आज एक बार फिर से रिपीट करूंगा जब एफबीडी बनाना हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, क्लियर है। तो ये था बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का क्या मीनिंग है, आपने अगर कभी मूवी वगैरह में देखा होगा तो बच्चों जो भी सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर्स क्या करते हैं, जब भी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एक पोजीशन में आते हैं और गन को क्या करते हैं, उनका जो शोल्डर होता है उसका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये मूवी की तरह नहीं है, मान लो कोई एक्टर है ग्रेनेड पे ग्रेनेड चला रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं बच्चों। अगर मान लो कोई भी ग्रेनेड चलाता है, ठीक है, और आपने देखा भी होगा जैसे जो टैंक होते हैं ना, टैंक, जैसे आपने मूवी अगर देखी हो 99 में आई थी बॉर्डर मूवी, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ टैंक होता है ना वहाँ पे क्या रहता है, टैंक बहुत भारी होता है। इतना भारी क्यों होता है, क्योंकि टैंक से जैसे ही क्या होता है बॉम्ब बाहर फायर करते हैं तो टैंक पे क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट आता है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही क्या होता है गन में भी होता है, जब गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन में क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है, और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव करती है दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन भी हो सकता है, राइफल भी हो सकता है, ठीक है, आया समझ में। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ राइफल और ए गन, क्लियर, ओके। नाउ let we have a gun, ठीक है, ये गन है एंड देयर इज ए बुलेट इनसाइड द गन, मास ऑफ गन इज कैपिटल M एंड मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल m, ठीक है। अब देखो जो ये सिस्टम जो है इनिशियली बुलेट यहाँ है और गन, जब तक हम फायरिंग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, गन एज वेल एज बुलेट बोथ आर एट रेस्ट, दोनों किस में है, रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में होगा उसका लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो, वाई जीरो, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, if there is no velocity then momentum will be zero, okay। तो इनिशियली क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा।
अब देखो यहाँ पे ये जो गन बुलेट है, जब इसको फायर करेंगे बच्चों, तो हम क्या बुलेट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं? नहीं, हल्का से यहाँ पे ट्रिगर को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। तो ये गन जो देखो, बुलेट पे हमने कहीं फोर्स नहीं लगाया है, यहाँ पे बुलेट क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी। और आपको पता है बुलेट की जो सर्टेन वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है? वेरी हायर होती है। क्लियर है? आया समझ में? तो आप जैसे मान लो आपको बोला जाएगा लेट आफ्टर द ट्रिगिंग, आइदर यू कैन से आफ्टर द फायरिंग, इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज स्मॉल v एंड वेलोसिटी ऑफ गन, अब गन क्या करेगी? कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और उसको हम नाम दे दे बच्चों कैपिटल V। ये स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ गन और राइफल। ओके, अब यहां भी देखो हमने इस सिस्टम पर कहीं भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है, और जब तक हम सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इट मीन्स क्या हो गया? बाय द अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है? नाउ m1u1 प्लस m2u2 ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर फायरिंग। यहाँ क्या बोलेंगे? बिफोर फायरिंग। तो क्या हो गया? फायरिंग से पहले क्या है? मास ऑफ गन कैपिटल M, u1 कितना है? 0। सिमिलरली स्मॉल m इंटू 0। आफ्टर कोलिजन मास ऑफ गन इज कैपिटल M एंड वेलोसिटी ऑफ गन इज कैपिटल V। ओके, प्लस mass of bullet is small m and velocity of bullet is small v। क्लियर? नाउ हमें क्या फाइंड करना है कि जो गन है वो कितनी वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड मूवमेंट करेगी। सो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? कैपिटल M इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस एम वी। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है, ये तो 0 था। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो गया? कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस एम वी बाई कैपिटल M। दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। और देखो बच्चों यहाँ से रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी वो हमें ये साइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? देखो यहाँ पे साइन कौन सा है? नेगेटिव साइन है। नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया? If we considered velocity of bullet in this direction positive, then this negative sign shows that gun will move in the backward direction। गन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? ओके, तो ये होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों जितना मास गन का ग्रेटर होगा, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए जैसे अपने जो टैंक वगैरह होते हैं, टैंक बहुत भारी होते हैं। वाई इतना भारी क्यों करते हैं? बिकॉज जैसे हम फायरिंग करते हैं, बॉम्ब जैसे बाहर फायर होगा तो टैंक क्या होना चाहिए? बैकवर्ड लेस मूव होना चाहिए। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ है। आया समझ में? और आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो तो प्योर प्रैक्टिकल है। इंजीनियरिंग जो है या मेडिकल जो है, दोनों का बेसिक है फिजिक्स। ठीक है? तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है उनको तो फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको इंजीनियरिंग में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है? तो ये क्या था? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब देखो हालांकि इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है? चलो एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। बाकी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। लेट वी हैव अ गन एंड देयर इज अ बुलेट इनसाइड द गन।
मास ऑफ गन इज इक्वल टू 5 kg एंड मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 100 ग्राम. Okay, when we fire, then initial velocity of bullet या velocity of bullet is equal to 400 मीटर पर सेकेंड. जैसे हमने फायरिंग स्टार्ट की है तो बुलेट कितनी वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है? 400 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? आया समझ? नाउ you have to find final velocity of gun, either you can say recoil velocity of gun. Okay, simply formula use करना है. क्या हो जाएगा यहाँ से? v is equal to minus mv by कैपिटल M. क्या हो गया? माइनस m क्या है? मास ऑफ बुलेट. ठीक है, लेकिन किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए बच्चों. kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? divided by 1000. okay, and its value will be 0.1 kg. clear? now minus 0.1 into velocity of bullet कितना है? 400 divide by mass of gun कितना दे रखा है? 5 kg. clear? we can write ये कितना हो गया? -40 by 5. either you can say recoil velocity of gun is -8 मीटर पर सेकेंड. ऐसे काफ़ी वेरियस एग्जांपल्स होते हैं बेसिक लेवल पे जो आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है. ठीक है, और जब भी ऐसे गन बॉम्ब, अब बॉम्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो बॉम्ब जो है इनिशियली ब्लास्टिंग से पहले क्या होता है? रेस्ट में होता है. ठीक है, और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं. आया समझ? लेकिन आप ध्यान रखो, बॉम्ब की ब्लास्टिंग में भी हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. हम ऐसा थोड़ी ना है कि हमने कुछ डंडा लेके उस पर बॉम्ब पे हिट किया है. नहीं, वो क्या होती है? इंटरनल रिएक्शन, आइदर यू कैन से इंटरनल फोर्सेज की वजह से बॉम्ब क्या होता है? ब्लास्ट होता है. आया समझ में? तो बॉम्ब ब्लास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और जब आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी तब उनको हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नाउ अब बच्चों एक नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, ये है इक्विलिब्रियम. हालांकि आपने इक्विलिब्रियम का मीनिंग जो है शायद ये आपने पढ़ रखा होगा. ठीक है, और हम सीखेंगे अब फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, और जैसे आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ बहुत यूज होगा. ठीक है, तो अब हम सीखते हैं इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? अगर किसी भी सिस्टम पर टोटल फोर्स जीरो है. जीरो होने का मीनिंग क्या हो गया? जैसे मान लो लेट वी हैव अ बॉक्स विच इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस. एक बॉक्स है, बॉक्स का मास है बच्चों m. इसको हमने क्या किया? अर्थ सरफेस पे पुट किया है. ठीक है, अब बताइए इसमें नेट फोर्स कितना है? ठीक है, देखो क्या होगा? बॉक्स जो है ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, और कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, जितना इसका वेट होगा. और हमें बताइए मान लो अगर ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? स्मॉल जी. तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या हो गया? mg. एंड आई थिंक आप सब जानते हो कि वेट की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? mg. ठीक है, जितना वेट ये जो बॉक्स है इस अर्थ पर अप्लाई कर रहा है, अर्थ सरफेस पर, अर्थ भी क्या कर रही है? इस बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई कर रही है, विच इज नोन एज नॉर्मल फोर्स. आइदर यू कैन से रिएक्शन फोर्स, या इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? देखो बॉक्स अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. क्योंकि क्यों रेस्ट में रहेगा? बिकॉज इसका नेट फोर्स कितना है? जीरो. ऐसा में
इक्विलिब्रियम का सीधा सा मीनिंग है किसी भी सिस्टम पर टोटल फोर्स जीरो होना। और आप बच्चों खुद देखो, अगर किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? इफ सिस्टम इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर सिस्टम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और इफ द सिस्टम इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी v देन इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अगर मान लो सिस्टम मूवमेंट में है तो किस में रहेगा? मूवमेंट में रहेगा। कब रहेगा? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स either you can say total force on the system is zero। तो यहाँ पे क्या हो गया? जितना फोर्स डाउनवर्ड है mg इस बॉडी पर, बॉक्स पर, उतना इस पे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F net is equal to 0। क्यों? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, और आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि मान लो अगर नॉर्मल फोर्स ग्रेटर होता तो बॉक्स क्या हो जाता? अपने आप हवा में चला जाता, अपवर्ड मूव करता। और अगर मान लो एक ग्रेविटी ज़्यादा होता है mg, वेट ग्रेटर होता, तो बच्चों क्या होता? बॉक्स क्या होता? कुछ अंदर इंसर्ट हो जाता। क्लियर है? तो ध्यान रखो, अगर कोई भी सिस्टम रेस्ट में है, इसका मीनिंग क्या है? उस पर नेट फोर्स जीरो है, अदरवाइज तो रेस्ट में होगा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग जो है वो सीधा सीधा क्या है बच्चों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आया समझ में? या फिर आप कह सकते हो समेशन ऑफ एफ एक्स टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमें कंसिडर कर रहे हैं 3D, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एफ वाई प्लस समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। आप एक एक को भी 0 लिख सकते हो, या किसी भी सिस्टम पर तीनों का सम भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। समेशन का मीनिंग क्या होता है? जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए हैं उन सभी का एडिशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो और प्लेन के आउटवर्ड हो, जेड डायरेक्शन, ठीक है, सभी फोर्स का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। आया समझ में? अब ये यूं मान लो एनएलएम का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो बच्चों, रियलिटी में तो ये स्टार्टिंग है। आया समझ में? आज मैं आपको एफबीडी बनाना सिखाऊंगा, और एफबीडी बनाना अगर कोई बच्चा सीख गया है, उसको यूं मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब एफबीडी बनाना जो है वो अच्छे से समझेंगे। एफबीडी का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो अब स्टार्ट करते हैं एफबीडी। इसको बोलते हैं बच्चों, फुल फॉर्म होगी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई भी बॉडी गिवन है तो आपको सिंपली ये देखना है कि उस पर कौन कौन से फोर्स एक्टेड है, ठीक है, और जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्टेड हो उसी को उसी डायरेक्शन में एरो के साथ रिप्रेजेंट करना। मतलब एफबीडी का मीनिंग होता है किसी भी बॉडी पर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टेड है उन फोर्सेज को क्या करना है? उनकी डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। आया समझ में? तो आपको ध्यान रखना बच्चों। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कौन कौन से फोर्स एक्टेड हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक फर्स्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल समझा है इसमें क्या था, ये जो अर्थ सरफेस है एंड ये बॉक्स जो है, दोनों के सरफेस में यहाँ पे क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट होगा तो जितना फोर्स ये जो बॉक्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा उतना ही फोर्स क्या होगा? ये अर्थ सरफेस इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो ये जो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स कब होगा? जब भी दो सरफेस एक दूसरे को टच करती है, कांटेक्ट में होगी। याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे ये अगर मान लो परपेंडिकुलर इस सरफेस के डाउनवर्ड है तो परपेंडिकुलर
अपवर्ड होगा, मतलब 90 डिग्री पे। आया समझ में? तो ये क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ऑलवेज डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। क्लियर है? लाइक जैसे मान लो ये है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स 1, इसका मास है m1, और ये बच्चों बॉक्स 2, इसका मास है m2। क्लियर है? और दोनों बॉक्स जो है इसको मैंने अर्थ सरफेस पर पुट किए हैं। अब आपको क्या करना है, जो नॉर्मल रिएक्शन है आपको गिवन है कि यहाँ दोनों बॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, ये n1 है, और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कितना है? n2। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? ये दोनों सरफेस क्या हो रही है? कॉन्टेक्ट में यहाँ पे। तो एक फोर्स तो ये यहाँ पे, उसको हमने नाम दिया है n1, एंड सेकेंड वन क्या हो रहा है? ये जो बॉक्स है m2, इसकी सरफेस क्या हो रही है? अर्थ सरफेस से कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ क्या हो गया? सेकेंड नॉर्मल फोर्स, उसको हमने नाम दे दिया n2। अब समझते हैं FBD कैसे बनाते हैं। देखो FBD में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। क्या करेंगे? जो भी हमें जिस बॉडी का, FBD किसकी बनानी है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या होगा? ड्रॉ। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, बिकॉज जैसे जैसे आप FBD बनाने सीखोगे वैसे वैसे आप NLM के इक्वेशंस सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा? ड्रॉ द FBD ऑफ मास m1 एंड m2। आपको m1 और m2 मास की FBD ड्रॉ करनी है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले क्या करेंगे? m1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अब हमें पता है बच्चों क्या होगा? m1 फोर्स जो है ये क्या करेगा? डाउनवर्ड कितना लगाएगा? इसका वेट। तो ये किसी भी बॉडी का अगर मास m है बच्चों, तो अर्थ उसको डाउनवर्ड कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है? दैट इज mg, वेट ऑफ द बॉडी। तो डाउनवर्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? m1g। क्लियर है? अगर इसका डाउनवर्ड फोर्स m1g है बच्चों, तो नीचे वाला बॉक्स क्या करेगा? इस पर एक इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मीनिंग क्या हो गया? अगर ये जो बॉक्स m2 है, इस पर अगर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन, तो क्या होगा बच्चों? ये ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। आया समझ? तभी तो रेस्ट में रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? यह क्या हो गया? इस पे यहाँ जो फोर्स लगा आपको डायरेक्शन कितना हो गया? n1। और अगर m1 मास रेस्ट में है, देन यू कैन राइट n1 इज इक्वल टू m1g। क्लियर है? आप यहाँ से जो फर्स्ट वाले मास के हमने जब FBD ड्रॉ की है तो ये हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली क्या होगा? जैसे मान लो मास m2, इसकी हमें FBD बनानी है। इस बॉक्स को हटा देता हूँ, आप कहीं लगेगा कि मास m2। ठीक है? अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं कि m2 जो है इस पे कौन कौन से फोर्सेज एक्टेड हैं। ठीक है? तो देखो क्या होगा m2 बॉडी पर। ठीक है? तो देखो m2 पर एक तो क्या होगा? m1 का मास आएगा, डाउनवर्ड आ रहा है ना m1 का मास। ठीक है? तो क्या हो गया? एक तो लगेगा m1g। क्लियर है? दूसरा क्या हो रहा है बच्चों? ये जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, अब देखो अर्थ सरफेस जो है यहाँ पे, ये क्या करेगी? दोनों कांटेक्ट में है, तो m2 मास क्या करना चाह रहा है? इसको डाउनवर्ड पुश करना चाह रहा है, तो उतना ही फोर्स क्या करेगी? अर्थ n2 अप्लाई करेगी। तो देखो m2 बॉडी जो है इस पर जो फोर्स होगा, एक तो क्या होगा? डाउनवर्ड m1g। क्लियर? सेकंड क्या होगा? n2। n2 कौन एक्ट कर रहा है? अर्थ की वजह से, मतलब ये वाली सरफेस का जो कांटेक्ट है, यहाँ पे फोर्स कितना है? n2। मतलब क्या हो गया? जितना फोर्स ये ऊपर वाली बॉडी m2 इस अर्थ पर एक्ट करेगी, उतना ही क्या करेगा? ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। और देखो, और साथ में और फोर्स कौन सा लग रहा है बच्चों? ठीक है? दूसरा फोर्स लगेगा एक, देखो ये हो गया इस पे क्या हो गया? एक तो m1g। क्लियर? और डाउनवर्ड ये अर्थ पे क्या लगाएगा? खुद का। एक तो इस पे लग गया, जैसे मान लो इसको बनाता हूँ m2 को, देखो ऐसे बनाओ आप, देखो
इस पे फोर्स लगा m1g, किसकी वजह से? ऑल बिकॉज ऑफ मास 1। दूसरा क्या होगा? ये जो m2g है, इसने कितना फोर्स लगाया? m2 जो बॉक्स है इसका कितना होगा? m2g। और अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो अर्थ नॉर्मल फोर्स लगाई कितना हो गया? n2। अब देखिए बच्चों, अगर ये मास m2 रेस्ट में है, इसका मीनिंग क्या हो गया? जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही अपवर्ड फोर्स। इसका मीनिंग यही तो है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? किसी भी बॉडी पे किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्स हो, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? जीरो। जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, जितना लेफ्ट उतना राइट। आया समझ में? जितना लेफ्ट उतना राइट। क्लियर है? तो यही रहेगा। तो यहां पे क्या हो गया? देखो डाउनवर्ड फोर्स कितना है? m1g प्लस m2g इज इक्वल टू अपवर्ड कितना है? n2। ऐसे हमें कई बार नॉर्मल रिएक्शन n1 n2 फाइंड करना पूछता है। तो जो फ्री बॉडी, अभी हम रिएक्शन हालांकि मैंने लिख दी है, वैसे आपको बस फ्री बॉडी सिखाना था आज मेरे को। देखो फ्री बॉडी का मीनिंग क्या है? जिस भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दो। आया समझ में? तो ये आएगा फ्री बॉडी। क्लियर है? तो ये इसकी फ्री बॉडी बन गई है। अब देखो धीरे धीरे फ्री बॉडी को और बनाना सीखते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है एक स्ट्रिंग जो है, उससे मान लो कोई बॉक्स वगैरह कनेक्टेड है। याद रखना स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है? जैसे मान लो ऐसा है, सेकंड बोल सकते हैं इसको। सेकंड क्या है? टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन इज द फोर्स विच इज एक्टेड इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा दैट इज टेंशन। जैसे बच्चों आपको दे रखा है, let we have a string which is connected with a rigid support and with a mass m at its bottom। अब देखो बच्चों हमें पता है कि मान लो स्ट्रिंग को हमने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता। टेंशन का मीनिंग होता है तनाव, खिंचाव। ठीक है? लेकिन अगर स्ट्रिंग के नीचे यहाँ कुछ मास हम हैंग कर देंगे तो आपको पता है स्ट्रिंग में क्या आएगा? एक टेंशन आएगा, एक तनाव आएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखो। वही सेम क्या करेंगे? देखो हैबिट बनाएंगे। अगर इस बॉक्स को हम देखें बच्चों, तो इस बॉक्स पर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सा? एक तो इसका क्या लग रहा है? वेट mg। और ऊपर से क्या लग रहा है? स्ट्रिंग में टेंशन t। आया इसमें? ऊपर से क्या लग रहा है? स्ट्रिंग में टेंशन। स्ट्रिंग में याद रखो, अगर ये बॉक्स अगर ये मास mg की वजह से क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जाएगा। तो इसके डाउनवर्ड जाने का अपोज कौन करेगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो क्या होगा? अपवर्ड। आया समझ में? क्योंकि देखो ये बॉक्स अगर ये मास अगर यहाँ रेस्ट में है बच्चों, ये मास रेस्ट में है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही क्या होना चाहिए? अपवर्ड। तो यहाँ क्या हो गया? T इज इक्वल टू mg। आया समझ में? क्लियर है? तो ऐसे स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह हम फाइंड कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाते हैं इसके। अब मान लो आपको ऐसे दे रखा है, जैसे इस बार एक पुली है। पुली बिल्कुल वही होती है जैसे आपने मूवी पीके देखी होगी। पीके में जो वेल जो होता है, जो कुआं होता है, ठीक है, वहाँ से जो पानी निकाल रहे होते हैं, एक घिरनी टाइप में होती है, वो घूमती रहती है, रस्सी उसके ऊपर क्या करती है? रोटेट करती है। तो ये पुली है बच्चों। इस पुली पे हमने क्या किया? दो मास कनेक्टेड है, मास m1 एंड मास m2। और ये पुली जो बच्चों, एक पुली रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, यहाँ से बंधी हुई है। ठीक है? और ये सिस्टम किसमें है? रेस्ट में है। एक तरफ मास m1, दूसरी तरफ मास m2। फिलहाल रेस्ट में है, तो आपको शायद पता लग गया होगा कि दोनों मास इक्वल है, क्योंकि जैसे ही मास m2 ग्रेटर होगा, क्या होगा? सिस्टम इस डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, एंड जैसे ही मास m1 ग्रेटर होगा, सिस्टम इस डायरेक्शन मूवमेंट करेगा। लेकिन फिलहाल किसमें है? रेस्ट में, मतलब इक्विलिब्रियम में है। आपको एफबीडी बनानी है किसकी? मास m1, m2 एंड पुली की। अब बच्चों एक चीज आपको याद रखना है
कि अगर टू बॉक्सेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड होती है, ठीक है, दो बॉक्स जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो याद रखना एक स्ट्रिंग में या सेम स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होता है? सेम। मान लो आपने यहाँ टेंशन T कंसिडर किया है, T, ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी क्या होगा? T होगा। याद रखना जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी टेंशन क्या होगा? सेम। अब देखो ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, जिससे हमने क्या रखा है? पुली को हैंग कर रखा है, इसमें टेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। और पूरी मैकेनिक्स में आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे ये पुली, ये स्ट्रिंग क्या हो रही है? इस पुली के ओवर क्या हो रही है? टाइप है, ठीक है। तो याद रखो अगर मान लो हमने कंसिडर किया टेंशन T1, तो यहाँ भी कितना होगा? टेंशन T1। वाई? बिकॉज सेम स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। इसको हम बाद में प्रूफ भी करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो आपको काफ़ी कंसेप्ट सीखने के बाद आएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T2। अब मैंने टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों ली है बच्चों? देखो समझो यहाँ से, देखो ये मास m1 जो है ना, इसका ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है? तो इसको अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसका अपोज कौन कर रहा है? इस स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन फोर्स। क्लियर है? सो वी कैन राइट, अगर इसकी हमें FBD बनानी है, FBD ऑफ M1, तो देखो बच्चों M1 पे क्या लग रहा है? तो डाउनवर्ड फोर्स M1 जी, और अपवर्ड क्या लग रहा है? T1। ये रस्सी लगा रही है ऊपर और वेट क्या हो रहा है? ये है, तो ये इसकी FBD हो गई। और अगर ये रेस्ट में बच्चों तो आप लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू M1 जी। क्लियर? सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा? अगर हम मास M2 के FBD फॉर्म करेंगे तो M2 कितना हो गया? डाउनवर्ड कितना? M2 जी, एंड अपवर्ड क्या हो गया? टेंशन T1। ये इस स्ट्रिंग में था, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। और अगर पुली की FBD बनाएंगे तो पुली में क्या होगा बच्चों? देखो पुली में एक तो डाउनवर्ड टेंशन कितना है? T1, और ये भी कितना है? T1, और अपवर्ड कितना होगा? T2। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर आपने यहाँ तो T1 की डायरेक्शन अपवर्ड ली है और पुली के लिए डाउनवर्ड की है, ऐसा क्यों? देखो याद रखो टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमेशा याद रखना अगर आपको किसी भी बॉडी के लिए टेंशन की कैलकुलेशन करनी है तो याद रखो टेंशन ऑलवेज उस बॉडी से आउटवर्ड होता है। क्यों होता है? देखो समझो, अगर मान लो ये पुली है तो पुली को स्ट्रिंग क्या करना चाह रही है? डाउनवर्ड मूव करना चाह रही है, ठीक है। तो पुली क्या करेगी? इस पर ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो टेंशन क्या होगा? डाउनवर्ड ही तो हुआ, हमने बना दिया। ऐसे सिमिलरली ये स्ट्रिंग जो है इस पुली को क्या करना चाह रही है? डाउनवर्ड मूव करना चाह रही है। देखो स्ट्रिंग इस बॉक्स को तो अपवर्ड मूव करना चाह रही है, लेकिन पुली को क्या करना चाह रही है? डाउनवर्ड मूव। तो यहाँ पे क्या हो गया? T1, T1 ऊपर कितना हो गया? T2। और अगर ये पुली जो है किसमें है बच्चों? रेस्ट में है, तो T1 प्लस T1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे? T2। रेस्ट का मीनिंग क्या हो गया? या इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया? जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना अपवर्ड फोर्स। क्लियर है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि क्लास का टाइम हो गया है कंप्लीट। एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, और उसमें आपको FBD बनाना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा आपको FBD के। जैसे मान लो इस बार आपको एक सिस्टम गिवन है, लेट वे हैव पुली, ये पुली है और एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ जो बच्चों मास M1 है, यहाँ मास M2 है और यहाँ मास M3 है। ऐसा कीजिए, आप खुद ट्राई करेंगे। देखो इस बार जो है ना ये सेम स्ट्रिंग है, ये तो आपको सेम दिख गई होगी, और ये स्ट्रिंग डिफरेंट है और ये स्ट्रिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। हमें हर एक ऑब्जेक्ट की FBD बनानी है। चलो अभी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स के साथ ये FBD बनाना सीखेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में बच्चे स्टार्ट कर देंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अगली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जिन बच्चों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की स्टडी नहीं की है वो यूट्यूब पे जाके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देख सकते हो बच्चों, ठीक है।
आज के लिए इतना इनफ है। ओके बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे।